हमने भाग 1 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के पाठ 1 से पाठ 6 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे थे। भाग 2 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, आज हम अध्याय 7 से अध्याय 12 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो अध्याय 7 है अपना गति। तो गति के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं अपने वस्तुनिष्ठ। पहला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे कहते हैं, तो उसे गतिशील अवस्था में कहते हैं। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं, तो प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग का एसआई मात्रक, तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। निम्न ग्राफ के किस भाग में वेग एक समान है, तो इसका उत्तर ए बी आ जाएगा। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 1, आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं। आपके द्वारा तय की हुई दूरी और विस्थापन बताइए। तो तय दूरी बराबर वृत्त की परिधि का दुगना, कुल विस्थापन 0 है क्योंकि हम अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ही वापस आ गए हैं। औसत चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं। औसत वेग का सूत्र भी दे रखा है। औसत वेग बराबर तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय। एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे असमान गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्त की परिधि पर गति करे तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अध्याय 8 बल एवं गति के नियम, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख रहे हैं हम। महत्वपूर्ण पहला है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। तो जड़त्व कहते हैं। बल का एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग में गतिशील हैं, किसका वेग अधिक होगा? तो हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। उसके बाद में क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, तो अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा, तो इसका संवेग एम भी। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगाए जाने पर बस के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में रहता है, अतः हम आगे की ओर झुक जाते हैं। उसके बाद में गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का प्रथम नियम है, प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है और गतिशील है तो उसी चाल से उसी दिशा में गतिशील रहती है जब तक कि उस वस्तु पर बाह्य बल कार्यरत ना हो। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। 2 वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न करें। वस्तुओं की आपसी टक्कर में इनका संवेग चाहे बदल जाए पर दोनों के संवेगों का योग नियत रहता है। अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण, इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। भार का एसआई मात्रक है, तो किलोग्राम। उसके बाद में 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए? तो 1/4 रह जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक, तो इसका उत्तर आ वाला होगा। उसके बाद में किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा, तो चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान 12 kg होगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 N है, चंद्रमा पर इसका भार होगा तो 5 N होगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा? तो पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर। सा वाला उत्तर होगा इसका। गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण बल है, इनके उत्तर भी दे रखे नीचे, है ना। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है।
आ वाला उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है? तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को गति कराने वाला बल, समुद्र में ज्वार तथा भाटा आने का कारक बल, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए सही संबंध है? तो इसका उत्तर होगा Gm/r⁴ अध्याय 10 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। कार्य का एसआई मात्रक, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। शक्ति का एसआई मात्रक, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। कार्य करने की दर को कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। उसके बाद में एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी तो 1/2 mv²। उसके बाद में एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर रखी है, इसमें संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी तो mgh। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है धनात्मक ऋणात्मक दोनों, तो दोनों होगा, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं है। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा तो शून्य कार्य होगा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ है तो 1 kWh। 2 बच्चे जिनका भार समान है अलग अलग रास्तों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला बच्चा A 8 मीटर चढ़ने में 20 सेकंड लेता है तथा दूसरा बच्चा B 8 मीटर चढ़ने में 25 सेकंड लेता है। किसकी शक्ति अधिक है? तो A की शक्ति अधिक है। प्रश्न क्रमांक 10 ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इस नियम को कहते हैं, तो इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। बा वाला उत्तर सही है इसका। अध्याय 11 ध्वनि। पहला प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आवर्तकाल, आवर्ती, आयाम और तरंग दैर्घ्य। तो इसका उत्तर होगा आयाम। दूसरा है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो इसका उत्तर होगा आवर्ती। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो स्टील। उसके बाद में रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थानों में आपको पहला दे रखा है ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के करने के कारण उत्पन्न होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कंपन। रिक्त स्थान में क्या जाएगा? कंपन। दूसरा है ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में तरंगों के रूप में संचरित होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रिक्त स्थान में अनुदैर्घ्य। तीसरा है ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल ही संचरित होता है, तो इसका जाएगा विक्षोभ। रिक्त स्थान में जाएगा विक्षोभ। उसके बाद में चौथा है ध्वनि तरंग हैं, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग हैं। उसके बाद पांचवा है ध्वनि संचरण के लिए की आवश्यकता होती है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है। रिक्त स्थान में जाएगा माध्यम। प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, सही जोड़ी मिलाइए। ध्वनि से अधिक गति से चाल, तो प्राध्वनि। श्रव्यता प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। अपश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। माइक्रोफोन श्रवण सहायक युक्ति, तो यहाँ पर सही जोड़ी ही दे रखी है। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? तो 0.1 सेकंड तक। दूसरा प्रश्न है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अपश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य या अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। उसके बाद में पांचवा है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में छठा प्रश्न है ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है? तो इसका उत्तर होगा ध्वनि का तारत्व। अध्याय 12 खाद्य संसाधनों में सुधार। विज्ञान कक्षा 9वीं का
अध्याय 12 है खाद्य संसाधनों में सुधार। इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हम देख रहे हैं। अध्याय 12 के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न में पहला है, ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें रबी की फसल कहते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलें हैं? धान, सोयाबीन, मक्का, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। सभी खरीफ की फसल हैं, धान भी, सोयाबीन भी और मक्का भी। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी फसलें हैं? गेहूँ, चना, मटर, उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। सभी रबी की फसलें हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? फसल की किस्म में सुधार करके, फसल उत्पादन प्रबंधन करके, फसल सुरक्षा प्रबंधन करके, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में छठा प्रश्न है, फसल की किस्म में सुधार करने हेतु किन गुणों की अपेक्षा होती है? अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उच्च उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो इसमें छठे का आ उत्तर दे रखा है ना, छठे का आ, अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है, जब संकरण पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे अंतरा किस्मी कहा जाता है। प्रश्न 8, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है? तो उर्वरक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। बोस इंडिक्स किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो बोस इंडिक्स गाय का वैज्ञानिक नाम है। बोस बुवेलिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? भैंस का। जर्सी और साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाले किस जंतु की नस्लें हैं? तो जर्सी और साहिवाल गाय की नस्लें हैं। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपिस इंडिका। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। उसके बाद में सही जोड़ी दे रखी है, बृहत पोषक, तो इसका आ जाएगा फास्फोरस। सूक्ष्म पोषक कॉपर, वर्मी कंपोस्ट केंचुआ, नीम की पत्तियाँ जैव कीटनाशक, नील हरित शैवाल जैविक उर्वरक। तो यहाँ पर सही जोड़ी ही दे रखी है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने विज्ञान कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देके अध्याय 7 से अध्याय 12 तक, इसके पहले हमने अध्याय 1 से अध्याय 6 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे थे। आज हमने अध्याय 7 से अध्याय 12 तक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।